सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज का वीडियो होने वाला है हमारा इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट पे। आरबीआई ग्रेड बी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। क्या क्या चीज़ें हुई थी राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग, कैसे क्या होता है सारा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगी, और साथ में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे और मुझे क्या लगता है कि कहाँ पे मैंने थोड़ा सा गड़बड़ की है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अभी से रेडी करके रख लेनी चाहिए इफ़ यू वांट शॉर्ट सिलेक्शन इन आरबीआई ग्रेड बी। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताने वाली हूँ और बाकी प्रेपरेशन पे तो बाद में वीडियो आ जाएंगे। अभी देखो मैंने ये सोचा है कि जो फेज 1 का स्कोर कार्ड था उस पर वीडियो आ जाएगी नेक्स्ट, उसके बाद मैं फेज 2 का स्कोर कार्ड ले आऊंगी क्योंकि इस हफ्ते या नेक्स्ट हफ्ते मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट आउट हो ही जाएगा, इसी हफ्ते हो जाएगा। तो मैं उसका स्कोर कार्ड भी ले आऊंगी और उसके बाद मैं स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाऊंगी क्योंकि मुझे भी तो पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ वर्क करी। लाइक अगर मैं आपके लिए अभी से फेज 2 स्ट्रैटेजी बना दूं तो मुझे भी नहीं पता है कि मेरा डिस्क्रिप्टिव अच्छा गया या ऑब्जेक्टिव अच्छा गया या ईएसआई अच्छा गया या एफएम अच्छा गया या इंग्लिश अच्छा गया, तो मुझे कुछ भी नहीं पता है ना। और इंटरव्यू कैसा गया मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो लेट नंबर्स कम आउट, उसके बाद ही मैं आपसे शेयर कर पाऊंगी कि व्हाट थिंग्स वर्क एंड व्हाट नॉट। और इतना करने पे मेरे इतने आए, अगर आपको इससे ज़्यादा नंबर लाने हैं तो इसको ज़्यादा लेवल पे करना पड़ेगा। सो एवरीथिंग विल बी क्लियर कट आफ्टर द नंबर्स आर आउट। सो लेट्स वेट फॉर दिस 1 वीक। टिल देन आई विल बी शेयरिंग फेज 1 स्कोर कार्ड विथ यू और उसके बाद स्ट्रैटेजीज शेयर करूंगी, तो ताकि आप अभी से अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दो। इस बार का ये हो रहा है कि इस बार इलेक्शंस हैं तो वैकेंसीज वुड बी मोर एंड वन मोर थिंग कि एग्जाम वुड बी लेट। तो you have ample amount of time if you are even starting from zero today, you are good to go। ठीक है, so let's start without any further delay। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि मैं दिल्ली एक दिन पहले पहुंच गई थी। यूजुअली इसके जो इंटरव्यूज होते हैं 4 सिटीज़ में होते हैं, एक तो दिल्ली, एक मुंबई, एक कोलकाता और एक चेन्नई। ठीक है, ये 4 सिटीज़ में इसके इंटरव्यूज़ होते हैं और मेरा दिल्ली में था क्योंकि सबसे नियरेस्ट मेरा दिल्ली ही था। यूजुअली नियरेस्ट वाला ही मिल जाता है, अगर वहाँ पे ख़त्म हो गई सीट्स तो फिर आपको दूर वाला मिलेगा। ओके, लड़कियों को ज़्यादातर नियरेस्ट मिल जाता है। ओके, तो एक दिन पहले पहुँच गई थी और एक दिन पहले ही मैंने ऑफिस देख लिया था आरबीआई का कहाँ पे है, जिससे कि नेक्स्ट डे मैं लेट ना हो जाऊँ। 8 बजे इसका आपका मतलब टाइम होता है जिस पे आपको रिपोर्ट करना है और 8 बजे मैं वहाँ पे पहुँच गई। कुछ लोग 8:30 पौने 9 भी आ रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि 10 बजे से इंटरव्यूज चालू होंगे, बट टू माई लाइक सरप्राइज इट स्टार्टेड फ्रॉम 9। तो 9 बजे ही इंटरव्यू स्टार्ट हो गए और मेरा 10:15 पे था क्योंकि मेरा 5th नंबर पे था और 20 बच्चों के स्लॉट्स लिए जाते, 20 21 20 22 इसी टाइप में स्लॉट्स लिए जाते कि पूरे दिन 20 बच्चों का रहता है टोटल। तो सबसे पहले मैं वहाँ गई, वहाँ पे मैंने बढ़िया फोटो शूट कराया सबसे पहले तो, क्योंकि वो जो बिल्डिंग है वो देख के मेस्मराइज हो जाते हो। अगर आप आरबीआई आपका ड्रीम है तो कहीं ना कहीं आप मेस्मराइज हो जाते हो उस बिल्डिंग को देख के। तो सबसे पहले तो मैंने फोटो शूट कराया वहाँ पे और फिर मैं अंदर गई। अंदर जाने के बाद हमें एक गेट पास मिला जिसमें हमारा ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि किस नंबर पे इंटरव्यू आना है, वो हमें ऊपर जाके ही पता चलने वाला था। तो अंदर गई, आरबीआई की बिल्डिंग देखी पूरी। ओ माय गॉड, इतना प्यारा बिल्डिंग, इतनी प्यारी बिल्डिंग मतलब मैंने कभी नहीं देखी थी। इससे पहले मैंने एसबीआई का जो एलएचओ है वहाँ पे भी मैं इंटरव्यू के लिए भी जा चुकी हूँ और ज्वाइनिंग के टाइम पे भी जा चुकी हूँ। तो इट वॉज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल टिल नाउ। एसबीआई सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल ऑफिस मैंने देखा था एसबीआई का, बट उससे भी ज़्यादा सुंदर आरबीआई का ऑब्वियसली होना भी चाहिए, सेंट्रल बैंक है आखिर इंडिया की। तो बहुत ही सुंदर ऑफिस, बहुत ही बड़ा, बहुत ही आलीशान। और फिर वहाँ हम लिफ्ट से ऊपर गए, ऊपर जाके हम सब बैठ गए और वहाँ पे कॉफ़ीज़ और चाय टी वगैरह सर्व हो रही थी, बट वो 1 घंटे बाद सर्व होना स्टार्ट हुई। और फिर हम वहाँ पे बैठ के हमें सिग्नेचर करना था। वो शीट जो हमें दी गई थी उसी में हमारा नंबर लिखा था कि किस नंबर पे हमें कॉल किया जाएगा। तो मेरा था 5th नंबर पे। ठीक है, उसके पहले मेरे पहले 4 लड़के थे और फिर मैं पहली गर्ल थी टू गो इनसाइड। ठीक है, तो फिर वहाँ पे वो सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद हमें बुलाया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। सारे डॉक्यूमेंट्स पूछे गए और हमें जो टिकट का रीइंबर्समेंट मिलता है उसका फिल करके ले लिया गया। पूरी चीज़ें होने के बाद 10:15 पे मेरा नंबर आता है और सबका 15-20 मिनट चल रहा था, किसी का 25 मिनट, मेरा 25 मिनट चला था। ठीक है, तो मैं अंदर गई और सबसे पहले मैंने ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग एवरीवन, और उन्होंने बोला कि ठीक है बी सीटेड शिवानी।
तो मैं बैठी और उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा कि अच्छा शिवानी तुम यहाँ की हो, यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है ना? तो मैंने कहा जी सर, वन ऑफ दी 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया हमारे यहाँ पे भी है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा और किस चीज़ के लिए फेमस है तुम्हारी सिटी? तो मैंने कहा सर मेडिकल कॉलेज भी है और घूमने की 2-3 जगह बता दी मैंने उनको कि ये चीज़ें हैं। तो उन्होंने बोला नहीं कुछ और भी है। तो मैंने बोला सर मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि दिलीप कुमार जी, शायद दिलीप कुमार जी का ही नाम बोला था, बोले कि दिलीप कुमार जी का जन्म स्थल है, तो वहाँ से ही जन्म हुआ था उनका। तो मैंने कहा अच्छा सर। तो फिर पास वाले सर, फिर वो आपस में डिस्कस करने लग गए इस पर। तो पास वाले सर ने बोला कि नहीं सर उनका खंडवा में हुआ था, यहाँ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है। तो फिर इस पर थोड़ा सा चर्चा हुई और फिर उन्होंने पूछा कि तो अभी तुम यूनियन बैंक में हो? तो मैंने कहा जी सर। तो एज एन असिस्टेंट मैनेजर वहाँ पे हो, तुम कहाँ पे हो, तुम्हारी ब्रांच कहाँ पे? तो मैंने बताया। तो उन्होंने बोला कि कितना सही तो है तुम्हारा, 2 घंटे का रास्ता है तुम्हारे घर से और बढ़िया पास में रह रही हो, छुट्टियों पे घर जा सकती हो, सैटरडे संडे बढ़िया से, और तुम्हें क्यों आना है आरबीआई में? तो तुम्हें कहाँ कहाँ फेंकेंगे, यहाँ पे कभी यहाँ कभी वहाँ। तो मैंने कहा सर मुझे आरबीआई में कहीं पे भी फेंकेंगे मुझे चलेगा, बट मुझे आरबीआई में आना है, मुझे प्लेस की कोई दिक्कत नहीं, मुझे आरबीआई में आना है बस। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, तो मैम सबसे पहले क्वेश्चन पूछेंगी। तो सबसे एंड में मैम बैठी थी, उन्होंने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। तो उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा कि तुम क्या क्या रेडी करके आई हो? तो मुझे क्या लगता है यहाँ पे एट दिस पॉइंट यू शुड बी वेरी वेल वर्स्ड विद योर आंसर। एटलीस्ट 4 चीज़ें बहुत अच्छी करके जाओ और जो आपकी सबसे अच्छी चीज़ है उसको सबसे पहले बोलो, जिसको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है। एज इफ आप क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हो। गवर्नर्स की स्पीचेस वो उनका फेवरेट टॉपिक होता है, तो अगर आप वो प्रिपेयर करके जाते हो लाइक फ्रॉम टुडे इटसेल्फ इफ यू आर वॉचिंग एवरी स्पीच ऑफ गवर्नर्स एंड डिप्टी गवर्नर सर, इन सब के अगर आप स्पीचेस देख रहे हो तो वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम आएगा। और उसको देखो भी कैसे वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने ये नहीं किया था बट यू शुड डू दिस। आपको क्या करना चाहिए, कोई भी स्पीच आती है तो आपने वो स्पीच देखी तो आपने क्या किया, एक डायरी मेंटेन कर ली पतली सी, क्योंकि स्पीचेस ज़्यादा नहीं आएंगी। 12 महीने हैं तो आप 24 स्पीचेस मांग के चलो, इतनी भी नहीं आती क्योंकि स्पीचेस होती हैं, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो सब मिला के 24-25 आपके बनेंगे। तो 24-25 मतलब 50 पेजेस का एक आप रजिस्टर बना लो पतला सा। उसमें क्या करो, आप कोई भी स्पीच सुन रहे हो ना, उसको सुनने के बाद आप खुद से पॉइंट्स लिखो कि उसमें क्या क्या बोला उन्होंने। जिसका नाम है वो लिखो। अगर एम राजेश्वर राव सर ने दी है तो उनका नाम लिखो, डी पात्रा सर ने दी है उनका नाम लिखो, जिसने भी दी है उनका नाम लिखो। और फिर आपको उसका टॉपिक लिखना है, किस टॉपिक पे बात हुई है। क्योंकि मुझसे पहला क्वेश्चन यही पूछा उन्होंने कि ये स्पीच अभी रीसेंट स्पीच जिसके बारे में मैं 2 मिनट पहले पढ़ के आई हूँ और मुझे याद नहीं आया वो। तो आपको क्या करना है, टॉपिक भी लिखना है और किसने वो स्पीच दी है वो भी लिखना है, ठीक है। और उसके बारे में आपको जितने जितने पॉइंट्स लगे वो सारे लिखने के बाद फिर से एक बार स्पीच सुनो 1.5x की स्पीड पे, और फिर अगर कुछ रह गया है तो वो भी लिख लो उसमें, ठीक है। इस तरीके से आप एक अपना बहुत अच्छा टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर लोगे, जो आपको ना केवल मेंस में काम आएगा, आंसर राइटिंग में भी काम आएगा और इंटरव्यू में तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये चीज़ आप मेरी इस वाले वीडियो से टेक ओवर कर लेना, ठीक है, टेक अवे कर लेना, कुछ भी जो भी, ठीक है। तो स्पीचेस रेडी कर लेना। फिर मैंने कहा मैम मुझे पूछा गया कि क्या क्या रेडी करके आए, तो मैंने कहा मैम गवर्नर सर की स्पीचेस और मैंने बैलेंस शीट रेडी की है आरबीआई की, और करंट अफेयर्स रेडी किया है, अपनी बैंक के बारे में मुझे पूरा नॉलेज है, बैंकिंग अफेयर्स और ये सारी चीज़ें मुझे पता है। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, मैं स्पीचेस से पूछ रही हूँ एज देयर फेवरेट टॉपिक, ठीक है। उन्होंने वहाँ से पूछना शुरू किया मुझे और मैं पहले ही आंसर नहीं दे पाई। फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा, उस पर भी मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स कुछ अलग ही आंसर दे रही थी जो उनको नहीं सुनना था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इंटरव्यू में आप जो बोल रहे हो अगर सामने वाला वही सुनना चाहता है तो ही विल बी वेरी इम्प्रेस्ड। अगर आप कुछ और बोल रहे हो, वो सुनना कुछ और चाहता है, हालांकि एग्जैक्ट क्या है कुछ नहीं, वो मतलब नहीं है, लेकिन उसने जिस पर्सपेक्टिव से आपसे पूछा है अगर आप उसी पर्सपेक्टिव से आंसर दे देते हो तो उसको पसंद आ जाते हो आप।
तो मैंने नहीं दिया, तो शुरू के 2 क्वेश्चंस मैं आंसर नहीं कर पाई। ठीक है, उन्होंने ये पूछा था कि किस टॉपिक पे उन्होंने स्पीच दिया है, थोड़ा सा समराइज कर दो, और दूसरी चीज़ भी उन्होंने इसी से समथिंग रिलेटेड टू दिस ओनली पूछी थी। ठीक है, तो फिर उनके तो आंसर नहीं दे पाई एंड शी वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड, शी वॉज स्माइलिंग एट मी, और फिर किसी और ने क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज ऑन, ये तो हो गया। फिर उन्होंने पूछा NEFT RTGS का क्या डिफरेंस होता है और बेसिक डिफरेंस क्या है, मतलब क्यों अलग है ये दोनों एक दूसरे से। तो मैंने वो एक्सप्लेन किया उन्होंने, उस पर हमारा 1 मिनट तक डिस्कशन चला। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा आप MP की हैं, तो MP में मामा जी की सरकार चलती है, अभी नहीं है लेकिन। तो उन्होंने बोला कि अच्छा मामा जी अभी रिसेंट में कुछ स्कीम्स वगैरह लाते रहते हैं। तो मैंने कहा हाँ, अभी लाडली बहना योजना आई है। तो उन्होंने बोला कि ये इस पर कुछ टिप्पणी कीजिए आप। तो मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने बोला कि आपको नहीं लगता है कि ये फ्रीबीज है और इससे फ़ायदा है या नुकसान है। तो मैंने उस पर अपना पर्सपेक्टिव रखा, उस पर मैंने एक अपने कस्टमर का जो मेरे साथ हुआ था वो मैंने बता दिया कि मेरे कस्टमर आई थी एक, उनको मैंने बोला किसको आपने वोट दिया था। तो उन्होंने बोला कि हमने तो भैया जी को दिया। मैंने कहा वो तो मामा जी हैं। तो बोले हमारे तो भैया जी हैं ना, हम बहना माना है। इस तरीके से मैंने उनको वो किस्सा सुना दिया कि इससे जो वोटर्स होते हैं उनकी माइंड पे एक बहुत ही बढ़िया शार्प इम्प्रिंट बनता है। जैसा कि मेरे कस्टमर का कहना था, हमारा सगा भाई इतना नहीं करता, हमारे लिए 1250 नहीं भेजता, लेकिन वो इंसान जो हमें जानता भी नहीं है वो हमें हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है। तो इस तरीके से मैंने बताया कि लेकिन ये सही नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि इससे आप डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हो, और इस तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, उसके बाद उनका क्वेश्चन था कि देखो लाइन बाय लाइन तो मुझे नहीं याद है, उल्टा सीधा बता रही हूँ। ठीक है, इनका लाइक ऑर्डर कुछ और हो सकता है, बट यही सारे क्वेश्चंस थे। फिर उन्होंने पूछा कि अगर आपको जैसे ज्वाइनिंग मिलती है तो आपको क्या लगता है क्या क्या काम करना रहेगा आपको। तो मैंने कहा सर वो डिपेंड करता है कौन सा डिपार्टमेंट मुझे मिलता है। फॉर एग्जांपल मुझे अगर FID डिपार्टमेंट मिलता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तो वहाँ पे मेरा काम ये रहेगा कि मैं एनालाइज करूँ कि अभी जो हमारी स्कीम्स चल रही हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेके वो कैसा काम कर रही हैं, और क्या क्या मैं नया कुछ लेके आ सकती हूँ जिससे और ज़्यादा तेज़ी से फाइनेंशियल इंक्लूजन हो। तो मैंने ये कहा। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा और क्या क्या कर सकते हो आप। तो मैंने कहा कि सर वो तो वहाँ पे जाके ही पता चलेगा कि किस तरीके से और मैं क्या क्या नया कर सकती हूँ, कुछ इनोवेटिव उसी वक्त पता चलेगा। ठीक है, इस पे बात हो गई। फिर मुझसे बैलेंस शीट पे पूछा। सर ने पूछा कि आप अकाउंट्स का जानते हो। मैंने कहा जी सर, मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, बैलेंस शीट का बताओ। बैलेंस शीट मैं पढ़ के गई थी। अगेन अ मिस्टेक, अगर आपने बोला है बैलेंस शीट आप पढ़ के गए तो बहुत ही मतलब होलिस्टिकली उसको तैयार करो, कॉम्प्रिहेंसिव वे में, एज इफ आपको बैलेंस शीट का हर एक आइटम याद होना चाहिए। एसेट साइड पे क्या है, लाइबिलिटी साइड पे क्या है, किसका क्या मतलब है, और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर बैंक्स बैलेंस शीट। क्योंकि मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर बैंक्स बैलेंस शीट, क्या एक्स्ट्रा आइटम्स है। तो मैंने कुछ आइटम्स बताए कि तो मैं करेंसी नहीं बोला मैंने कि करेंसी ऑब्वियसली मेन जो आइटम है RBI की बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटी साइड पे दिखता है वो करेंसी है, करेंसी इन सर्कुलेशन। तो उन्होंने बोला कि मेन बताओ, मेन लाइबिलिटी क्या है। तो उन्होंने थोड़ा सा इशारा किया, तो मैंने बोला कि सर सर्कुलेशन में जो करेंसी है वो है मेन लाइबिलिटी। बोले गुड। फिर उन्होंने मुझसे बैलेंस शीट के आइटम्स पर थोड़ा सा डिस्कशन चला। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा बताओ, जैसे किसान हैं तो बहुत सारे किसानों को हम ये स्कीम्स वगैरह चलती रहती हैं, जैसे किसान जो PM किसान योजना है, तो इसमें हम बेनिफिशियरी कैसे पहचानें। मतलब अभी तो ये योजना सबके लिए चल रही है, तो बेनिफिशियरी अगर पहचानना हो तो हम कैसे पहचान सकते हैं। तो उस पर मैंने बताया कि सर उनके बैंक अकाउंट्स तो ऑब्वियसली सबके ओपन हो ही गए, तभी PM किसान का पैसा जा रहा है उन तक। तो हमें क्या करना चाहिए कि उनको उनके टर्नओवर को देखना चाहिए, क्योंकि हमें ये वाली योजना भी चला रखी है कि रुपए अगर डेबिट कार्ड है आपके पास और आप चला रहे हो उसको, तो अगर आपकी मौत हो जाती है किसी वजह से, तो आप अगर लास्ट 3 महीने में आपने उस कार्ड को यूज़ किया है तो 2 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। तो वो जैसे जैसे वो लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं तो हम उनके टर्नओवर को देख सकते हैं बैंक में
कि उनका कैसा क्या टर्नओवर है, और अगर टर्नओवर ज़्यादा है तो हम ये निकाल सकते हैं मतलब कि वो अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, तो हम उनको देंगे जिनका टर्नओवर कम है। दिस कैन बी वन ऑफ द वे, और भी कई सारे वेज हो सकते हैं, मुझे उस वक्त यही याद आया। और उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि अच्छा आप SBI में भी रही हो और यूनियन बैंक में भी हो, तो आपको क्या लगता है मेन डिफरेंस क्या है आपकी पोजीशन पे। पहले तो उन्होंने पोजीशन पे पूछा कि आप पहले क्लर्क थे, अभी असिस्टेंट मैनेजर हो, तो पोजीशन वाइज आपका क्या है डिफरेंस। और फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि एज अ बैंक दोनों में क्या फ़र्क है, तो मैंने दोनों क्वेश्चंस का आंसर दे दिया, ठीक है। और बैलेंस शीट पे हो गया, डिपार्टमेंट पे हो गया, किसानों वाला हो गया, गवर्नर स्पीच वाला हो गया, और बस यही होलसेल यही क्वेश्चंस पूछे थे। और एक और फिर लास्ट में क्वेश्चन मुझसे पूछा कि आपको NPV का मतलब पता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, उसका मतलब मुझे इतना क्लियर नहीं पता था, तो मैंने मना कर दिया। तो जो चीज़ आपको क्लियरली नहीं पता है उस पर हाँ करो ही मत, क्योंकि उस पर डिस्कशन डीप डाउन जा सकता है और आपको आता नहीं है, तो फिर एक डिसअपॉइंटमेंट होती है कि इसने हाँ क्यों किया, ठीक है। तो मैंने हाँ ही नहीं किया उस पर, मैंने कहा सर नहीं मुझे ये नहीं पता है, ठीक है। तो ये पूरा मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। इसके बाद मैं बाहर निकली और फिर मुझे मैम ने कहा कि डिस्कशन नहीं करना है और आप अपना बैग लेके जा सकते हैं। और फिर मैं बैग लेके निकल गई, तो मैं 11:15 निकल गई थी, ठीक है, क्योंकि मेरा 25 मिनट्स का तो चला, ठीक है। तो ये पूरा मेरा एक्सपीरियंस था। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं, और इसके बाद मैं आपसे शेयर करूँगी बहुत ही जल्दी स्कोर कार्ड, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। ये पूरा मेरा एक्सपीरियंस था, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल, क्योंकि फेज़ 1 का स्कोर कार्ड मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उसके बाद फेज़ 2 का स्कोर कार्ड, और फिर रिस्पेक्टिव स्ट्रैटेजीज शेयर करूँगी कि किस तरीके से यू कैन गो अबाउट इवन इफ़ यू आर बिगनर, ठीक है। तो सारी चीज़ें आई होप क्लियर हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और पढ़ाई करते रहो, कीप स्टडिंग। धीरे धीरे करके मैं रोड मैप सारा प्रोवाइड कर दूंगी आपको। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।